आज का वीडियो काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको इंडिया के ऐसे सीक्रेट मिलिट्री बेस के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में मेरा दावा है कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। और इसकी वजह यह है कि ये बेस इंडिया में है ही नहीं, ये मिलिट्री बेस भारत से बाहर है। अब मान लीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच कोई टकरार होता है तो पाकिस्तान के ऊपर भारत किस तरीके से प्रेशर बनाएगा। पहला तो भारत अपनी जमीन का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को फोर्स करेगा। दूसरा, भारत अरेबियन सी में अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को भेज के पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेट करेगा। पर इसके अलावा भारत को एक दूसरे फ्रंट का जरूरत है, यानी एक दूसरा जगह जहां से इंडियन आर्मी प्रेशर बना सके ताकि पाकिस्तान के ऊपर दो तरफा मिलिट्री प्रेशर बने, तभी पाकिस्तान सरेंडर करेगा। अब चलिए हम एक बार एशिया का मैप देखते हैं। एशिया के मैप में हमें दिखता है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान के ठीक नॉर्थ में मौजूद है सेंट्रल एशियन देश जैसे कि तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। तजिकिस्तान की सीमाएं अफगानिस्तान से सटी हुई है और अगर हम अफगानिस्तान और तजिकिस्तान के बॉर्डर पे जूम करें तो हमें दिखता है फारखोर एयरबेस। अगर आप गूगल मैप्स में फारखोर एयरबेस सर्च करेंगे तो आपको दो इमेजेस दिखाई देंगे। पहला इमेज है भारत के लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का और दूसरा इमेज है इसी एयरबेस के रनवे का जहां भारत का IAF नेत्र जो कि एक एवेक्स है उसका इमेज दिखाई देता है। साथ ही साथ भारत के MI-17 हेलीकॉप्टर का इमेज मौजूद है और इस IAF नेत्र के बगल में एक इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर मौजूद है। फारखोर एयरबेस है इंडियन एयरफोर्स का पहला मिलिट्री बेस आउटसाइड इंडिया। ये कैपिटल सिटी दुसानवे से 130 किलोमीटर साउथ ईस्ट में मौजूद है और इसे इंडियन एयरफोर्स और तजिक एयरफोर्स मिल करके ऑपरेट करते हैं। 1996 और 97 में रॉ ने तजिक गवर्नमेंट से बात करना शुरू किया इस एयरबेस को एक्वायर करने के लिए। ये एयरबेस अफगानिस्तान बॉर्डर से बिल्कुल सटा हुआ है। भारत इस एयरबेस की मदद से नॉर्दर्न अलायंस को मदद पहुंचाना चाहता था। इस एयरबेस में नॉर्दर्न अलायंस के हेलीकॉप्टर्स को सर्विस किया जाता था और यहाँ से भारत तालिबान के बारे में इंटेलिजेंस भी गैदर करता था। उस समय भारत यहाँ पे एक हॉस्पिटल भी चला रहा था। ये वही हॉस्पिटल है जहाँ नॉर्दर्न अलायंस के लीडर अहमद शाह मसूद को ट्रीटमेंट के लिए लाया गया था जब उनके खिलाफ तालिबान ने सुसाइड अटैक करवाया था। 2002 में भारत ने तय किया कि वो यहाँ पे एक एयरबेस का निर्माण करेगा। 1980 में सोवियत के जाने के बाद से ये एयरबेस खाली पड़ा था, यानी भारत ने इसके ऊपर $10 मिलियन खर्च किया इसे रिपेयर करने के लिए, लेकिन फिर भी ये रिपेयर नहीं हो पाया। उसके बाद BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन आगे आई। BRO ने 2006 तक इस बेस के निर्माण कार्य को पूरा कर लिया और उस समय भारत ने ये डिसाइड किया कि वो MiG-29 एयरक्राफ्ट के एक स्क्वाड्रन को इस एयरबेस में डिप्लॉय करेगा। अगर आज हम फारखोर एयरबेस का सैटेलाइट इमेज देखते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ एक एयर स्ट्रिप दिखाई देता है जो कि खाली पड़ा हुआ है। इसके अलावा कोई भी एयरबेस नहीं दिखता है, कोई भी बड़ा हैंगर यहाँ पे दिखाई नहीं देता है। तो आखिर इंडियन एयरफोर्स यहाँ से गई कहाँ? फारखोर एयरबेस अफगानिस्तान से सटा हुआ है। ये बात जब तक अफगानिस्तान की सरकार थी तब तक के लिए तो भारत के लिए फायदेमंद था, लेकिन तालिबान के आ जाने के बाद यही बहुत ही खतरनाक बन चुका है क्योंकि तालिबान का एक रॉकेट भारत के मिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरफोर्स के इक्विपमेंट को खराब कर सकता है। वहीं ये एयरबेस पाकिस्तान से कोई ज्यादा दूर नहीं है तो पाकिस्तान हमेशा इस पे नजर रखता है और अगर भारत पाकिस्तान के बीच कोई युद्ध होता तो पाकिस्तान पहले ही इस एयरबेस के ऊपर बमबारी कर देता। तो ये एयरबेस साफ तौर पे किसी भी मायने में सुरक्षित नहीं था। अब मैं आपको तजिकिस्तान के एक और इलाके में ले चलता हूँ। इन दो पहाड़ियों के बीच जो आपको घाटी दिख रहा है इसमें मौजूद है तजिकिस्तान का आईनी एयरबेस। अगर हम आईनी एयरबेस के सैटेलाइट इमेज को देखते हैं तो हमें एक बहुत ही अच्छे से बना हुआ रनवे दिखाई देता है, पर जब हम इसके ऊपर जूम करते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ बहुत सारे मिलिट्री के फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स खड़े हुए हैं। यहाँ पे खड़े हेलीकॉप्टर्स को देख के मुझे काफी ज्यादा हैरानी हुई क्योंकि यहाँ बहुत ही बड़े नंबर में मिलिट्री के अटैक हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। वहीं इस एयरबेस में बहुत सारे हैंगर्स भी बने हुए, यानी ऐसे इलाके जहां पे फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स को सिक्योरली रखा जा सकता है। अगर हम आईनी एयरफोर्स बेस के बारे में इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि इसे गिसार एयरबेस भी कहा जाता है। ये तजिकिस्तान में मौजूद है। कैपिटल सिटी दुसानवे से 10 किलोमीटर वेस्ट में ये एयरबेस मौजूद है। इसे इंडियन एयरफोर्स और तजिक एयरफोर्स ज्वाइंटली ऑपरेट करते हैं। 2014 से भारत ने यहाँ पे कई सारे सुखोई 30 MKI को भी डिप्लॉय किया है। वहीं रिसेंटली जो अफगानिस्तान क्राइसिस हुआ था उसमें भारत ने इसी एयरबेस को अपने स्टैंड बाय के रूप में इस्तेमाल किया था, यानी यहीं पे इंडिया के बड़े बड़े एयरक्राफ्ट मौजूद थे स्टैंड बाय के तौर पे। 2000s में ये बात सर्कुलेट होने लगी थी मीडिया में कि भारत फारखोर और आईनी में एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है, लेकिन उस समय भारत ने इसे डिनाई कर दिया था। हालांकि अगर मैं आपको सच्चाई बताऊं तो भारत ने इस सोवियत एरा के एयरबेस के ऊपर $70 मिलियन का खर्चा कर दिया था 2002 से 2010 के बीच, क्योंकि यहाँ का जो रनवे है उसे रिनोवेट किया गया था, इसे 3200 मीटर का बनाया गया था। वहीं भारत ने यहाँ स्टेट ऑफ आर्ट नेविगेशनल इक्विपमेंट्स लगाए, साथ ही साथ बहुत ही एक्सटेंसिव एयर डिफेंस इक्विपमेंट को बिठाया ताकि इस एयरबेस को भारत पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रख सके। आगे चलते हुए भारत ने BRO की मदद से इस एयरबेस को और भी ज्यादा बढ़ाया। यहाँ पे ओवरहॉलिंग और रिफ्यूलिंग कैपेसिटी को लगाया, यानी भारत
के जितने भी बड़े बड़े एयरक्राफ्ट है वो यहाँ पे उतर सकते हैं और यहाँ पे रिफ्यूलिंग भी करवा सकते हैं और आसानी से टेक ऑफ कर सकते हैं। भारत ने इस एयरबेस के डेवलपमेंट में कुल $100 मिलियन का खर्चा किया है और कहा जाता है कि 2014 में नई सरकार बनने के बाद ही यहाँ पे सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स का डिप्लॉयमेंट शुरू किया गया है। अब प्रेजेंट डे में आते हैं। आज नहीं तो कल भारत को पीओके तो वापस लेना ही है। तो मान लेते हैं आने वाले कुछ साल में भारत डिसाइड करता है कि वो पीओके के ऊपर चढ़ाई शुरू कर देगा। इसके बाद भारत जो दूसरा काम करेगा वो होगा अरबियन सी में कराची के पास अपने INS विक्रमादित्य को ला करके खड़ा कर देना, जिससे पाकिस्तान का नेवल ब्लॉकेड हो जाएगा और पाकिस्तान में ट्रेड काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये कदम कंगाल चल रहे पाकिस्तान को और भी ज्यादा कंगाल कर देगा। भारत ने जब यही कदम पिछले बार 1971 में उठाया तो पाकिस्तान के पास कुछ ही दिनों का पेट्रोल बचा था। तो ऐसे कदम से अगर पाकिस्तान के पास पेट्रोल सप्लाई ही रुक जाएगा तो कहां से पाकिस्तान के टैंक्स और बड़े बड़े इक्विपमेंट्स ऑपरेट होंगे। पर सिर्फ इतने से काम नहीं होने वाला, क्योंकि भारत पाकिस्तान के साथ ज्यादा खून खराबा नहीं करना चाहेगा। भारत चाहेगा कि पाकिस्तान खुद ही सरेंडर कर दे और अगर किसी दुश्मन को सरेंडर करवाना है तो उसके लिए दो तरफा प्रेशर बनाना जरूरी होता है। अब मैं आपको सीधे उस समय में ले चलता हूँ जहाँ भारत ने पीओके को लेकर के पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया है और इंडियन आर्मी पीओके के ऊपर चढ़ाई शुरू कर चुकी है। अब भारत की जमीन से C-17, C-130J और C-295 जैसे बड़े बड़े मिलिट्री के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ान भरते हैं। ये एयरक्राफ्ट पाकिस्तानी एयरस्पेस को अवॉइड करते हुए सीधे पानी के रास्ते ईरान में आते हैं। ईरान के एयरस्पेस से होते हुए तुर्कमेनिस्तान पहुंचते हैं, वहां से उज्बेकिस्तान और सीधे आ जाते हैं तजिकिस्तान के एयरस्पेस में। ये विमान तजिकिस्तान के आईनी एयरबेस में लैंड करता है और इसमें से निकलते हैं हजारों की तादाद में भारत के स्पेशल फोर्सेस। भारत के इन स्पेशल फोर्सेस के जवानों ने आईनी को अपना मिलिट्री बेस बना लिया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सेफ है। यहाँ पे भारत के एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स लगे, साथ ही साथ ये एयरबेस दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो इसके ऊपर बमबारी करने के लिए पहाड़ियों के ऊपर से आना पड़ता है, जो कि काफी अनसेफ है किसी भी दुश्मन के लिए। भारत के जवान गाड़ियों की मदद से आ जाते हैं तजिकिस्तान के साउथ ईस्टर्न पॉइंट पे, जहाँ पे मौजूद है अफगानिस्तान का एक पतला सा जमीन जिसे कहा जाता है वखान कॉरिडोर, जिसके उस तरफ मौजूद है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का हिस्सा गिलगिट। अब अगर इंडियन स्पेशल फोर्सेस के जवान इस छोटे से इलाके को पार कर लेते हैं तो वो सीधे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में एंटर कर जाएंगे और उसके बाद भारतीय जवान दोनों तरफ से पीओके के ऊपर चढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इस दो तरफा प्रेशर से हम पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि 1971 की लड़ाई में 93,000 पाकिस्तानी फौजियों को हमने सरेंडर करवाया था। तजिकिस्तान की एयरबेस में भारत ने जो अपने एयरक्राफ्ट को तैनात करके रखा है, इन एयरक्राफ्ट की मदद से हम पीओके के ऊपर बॉम्बिंग भी शुरू कर सकते हैं। दो तरफा बॉम्बिंग पाकिस्तान की हालत और भी ज्यादा खराब कर सकता है और पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करने में ही फंस जाएगा कि कितने सैनिकों को भारत के साथ रखे और कितने सैनिकों को ऊपर तजिकिस्तान की तरफ भेजें। वहीं कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत पाकिस्तान के वेस्टर्न सिटीज जैसे कि पेशावर के ऊपर भी अटैक्स और बॉम्बिंग शुरू कर सकता है, जिससे पाकिस्तान काफी ज्यादा अपने घुटनों पे आके गिर जाएगा। दोस्तों, अगर आप इंडियन आर्मी के टी शर्ट्स और इंडियन आर्मी स्वेटशर्ट्स पहनना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल दाम पे हमारे ऑफिशियल स्टोर बलिदान पे मिल सकता है। मैं आपको बलिदान का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार बलिदान चेकआउट जरूर कीजिए। अब मैं आपसे एक और बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने भारत का कोई गुप्त सीक्रेट दुनिया के सामने रख दिया, तो मैं आपको बता दूं कि ये सभी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दिए हैं ये पब्लिक डोमेन में पहले से ही मौजूद है। तो मैंने भारत का कोई भी सीक्रेट रिवील नहीं किया है। पर अगर आप इंडियन आर्मी के ऐसे और भी मिलिट्री बेसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो जल्दी से वर्ल्ड टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मिलिट्री से जुड़े हुए सबसे मजेदार वीडियोस आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा और भारत पीओके और अक्साई चिन्ह वापस कैसे ले सकता है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।